लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और 19 व 20 मई को राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जहां सांसदों के महासंपर्क और संपर्क अभियान पर चर्चा होगी, वहीं कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर और अधिक काम देकर चुनाव में एंगेज करने की तैयारी है। जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा हो सकता है, लिहाजा दौरे के बाबत भी तैयारियां पार्टी तेज करेगी। जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक, इससे पहले हिमाचल चुनाव परिणामों से चिंतित है और उसके सामने निकाय व लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। नगर निकाय चुनाव के जीत की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्षनाथ मंदिर के बगल में स्थित मानसरोवर शिव मंदिर पर किया रुद्राभिषेक। देश प्रदेश की जनता की समृद्धि की है कामना। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत से 17 नगर निगम में जीत मिलने के बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज दौरे का तीसरा दिन है। तीसरे दिन उन्होंने रुद्राभिषेक मानसरोवर शिव मंदिर पर किया और देश प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें कि शिव महापुराण का आज से 7 दिनों तक कथा चलेगा, जिसका समापन 21 तारीख को किया जाएगा और गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की जाएगी, जिसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। आज कलश यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वाचन आयोग एक बड़ा फैसला करने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जो कि 760 जिनकी संख्या है वहां पर हुए हैं। हालांकि इनको लेकर बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि बड़े पैमाने पर जो मतदाता थे उनके नाम सूचियों से गायब थे या फिर दूसरे वार्ड में चले गए थे। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलग अलग जगहों से आई हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग एक बड़ा फैसला करने जा रहा है, जिसको लेकर चाहे अब वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या फिर नगरीय निकाय, उन सभी की मतदाता सूची एक ही होगी, जिसको लेकर काम शुरू भी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि एक मतदाता सूची बनाई जाए जो कि सभी चुनावों में मान्य हो, ताकि जिन मतदाताओं के नाम उस सूची में हो वो किसी भी चुनाव में वोट डाल सके। और इस तरीके की समस्या कि नाम नहीं है या दूसरे वार्ड चला गया है, इन सारी समस्याओं को भी उस सूची के जरिए ठीक किया जा सके। हालांकि अब तक व्यवहारिकता के चलते इन तीनों सूचियों को एक नहीं किया जा सका, लेकिन अब आयोग इन तीनों सूचियों पर काम कर रहा है, जिसके बाद एक कंबाइंड सूची जारी होगी, जिसमें नाम होने के बाद मतदाता किसी भी चुनाव में मतदान कर सकेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है। अगर मतदाता सूची एक होती है तो जहां आयोग की लिखा पढ़ी कम होगी, वहीं न कहीं मतदाताओं की दुश्वारियों में भी कमी। उत्तर प्रदेश में यात्रियों के लिए बसों का सफर और भी सुहाना और आरामदेह हो, उसको लेकर लगातार तैयारियां कर रहा है परिवहन विभाग। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे, तीनों पर 250 नई लग्जरी एसी बसेस चलाने की तैयारी कर रहा है परिवहन विभाग। और इसको लेकर जितने भी प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको बस संचालन के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक जितनी भी लग्जरी एसी बसेस हैं उनको चलाने के लिए परमिट जारी करवा दी। माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए आज मोहम्मद मुस्लिम बिल्डर को आखिरी चेतावनी जारी की है कि शाम तक अपार्टमेंट को खाली करा दिया जाए। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम की तरफ से अभी तक कोई जवाब दिया नहीं गया है। बात करें तो लखनऊ के पानदरीबा इलाके में शिवा एम्पायर रेजिडेंसी के नाम से मोहम्मद मुस्लिम ने एक अपार्टमेंट बनाया था, जिसमें 22 परिवार रहते हैं। ऐसे में विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस चस्पा की गई है उसमें अंतिम दिन आज दर्शाया गया है। कहा गया है कि अगर आज शाम तक बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया तो उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण का जो नोटिस जारी हुआ है उसके बाद से मोहम्मद मुस्लिम और उन 22 परिवारों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो शिवा एम्पायर रेजिडेंसी में रहते हैं। अब देखना होगा कि कल किस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में सुषमा खंडवाल ने भारी जीत हासिल की, यानी कि 2,04,100 कुछ वोटों से विजयी हुई थी। इसके बाद से अब जो है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज होती नजर आ रही, यानी कि माना जा रहा है कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। इसके साथ साथ वहां की तैयारियों को लेकर के नगर आयुक्त ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो है 17 निगम निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ 17 मेयर प्रत्याशी चुने गए थे। हालांकि अब जो है देखना ये है कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लेकर के अभी तिथि का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस भव्य कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पे हो रही हैं। यानी कि साफ है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में कई ऐसे बड़े नेता और मंत्री भी उम्मीद कर रहे हैं आने की। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, इसके साथ साथ कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस सब कार्यक्रम को लेकर के लगभग तैयारियां जो हैं वो तेजी से की जा रही हैं। अब शासन से अनुमति मिलने की बस उम्मीद बची हुई है, यानी कि तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, जल्द ही इन तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पूरे विश्व भर के राम भक्तों का सपना साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। 40% काम लगभग मंदिर का हो चुका है। कल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर की तस्वीरें और वीडियो साझा की है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रथम तल में मंदिर को नक्काशीदार पत्थरों से सजाया जा रहा है और कमल दल की डिजाइन में देखने में शोभा और भव्य होती जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2024 में रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा और अस्थायी रूप से रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे और राम भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर खुल जाएगा जब वो अपने स्थायी स्थान पर बैठ जाएंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम की व्यवस्था होती है। प्रति महीने राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो बैठकें करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं और किस तरह सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह मंदिर का डिज़ाइन होगा, उस पर चर्चाएं होती है। अब देखने वाली बात है कि जनवरी 2024 में जब रामलला अपने अस्थायी गर्भगृह में विराजमान होंगे तो भक्तों का कितना हुजूम उमड़ता है। उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ होने वाले 2024 में लोकसभा चुनावों की तैयारी में अब बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कानपुर शहर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में अब बड़े नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है और 2024 की लोकसभा की तैयारियां भी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कानपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी में पार्षद का टिकट न मिलने से कई सारे नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए, तो साथ ही कई सारे बगावती तेवर दिखाते हुए पार्षद का निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर सामने आए हैं। ऐसे में निर्दलीय पार्षदों को भी साधने का प्रयास अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी। कानपुर मेयर सीट पर बीजेपी की कमला पांडे ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रनर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को 1,70,000 के मतों से हराया है। ऐसे में जब हार का मुंह देखना पड़ा तो वंदना वाजपेयी के विधायक पति अमिताभ वाजपेयी ने भी इस हार को स्वीकार किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने वार्ड में चुनाव अच्छा नहीं लड़ा है, क्योंकि लास्ट समय पर सपा ने टिकट फाइनल की थी और जिनको सपा से टिकट मिलनी चाहिए उनको सपा से टिकट नहीं मिली। इस वजह से वह सभी जो प्रत्याशी उनको दूसरे दल से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं ये सपा के लिए हार की वजह रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि वार्ड में जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए थे, सपा के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मेयर प्रत्याशी को जरूर मिलता, लेकिन समय से टिकट न मिलना और लोगों को टिकट काटना ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी की हार का कारण बताया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यह भी कहा कि एक अच्छी बात यह भी रही कि कानपुर मेयर सीट पर सपा हमेशा तीसरे और चौथे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार रनर प्रत्याशी रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का जनादेश उन्हें मिला है। खेलो इंडिया के तहत बनारस में 3 जून को बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर आगरा के खिलाड़ी लगातार रिहर्सल करने में जुटे हुए हैं। आपको बताते हैं इस खेलो इंडिया के प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के विधायक अरुण भाऊ ने भी खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग किया है और उनका कहना है कि इसी प्रकार जो हमारे देश और परिवार का नाम जो खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं उनके लिए हमारे माध्यम से इन खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। और उनका कहना है इसी प्रकार आगरा के और तमाम जगह के
विधायक और सांसद इसी प्रकार बच्चों का मनोबल बढ़ाएं तो निश्चित तौर से हमारे देश का नाम जल्द ही रोशन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन खिलाड़ियों के जो प्रतियोगिता होगी उसमें खिलाड़ी अपना किस प्रकार योगदान करेंगे, कौन सा खिलाड़ी इस खेलो इंडिया में अपना परिवार का नाम और देश का नाम रोशन करने में कामयाब रहेगा। खेलो इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां बिजली विभाग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें तेज हवाओं के चलते हुए लपटें, जहां जो तार ढीले होने की वजह से आपस में रगड़ खाने से चिंगारी दौड़ी, चिंगारी से बिजली विभाग के उप केंद्र में आग लग गई, जहां लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहां के कर्मचारियों ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी, जहां मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे और दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, जिसने दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। काबू पाने के बाद में सारी रात केवल कम से कम 4 से 5 दर्जन गाँव रात के अंधेरे में रहे। वहाँ भीषण आंधी के चलते हुए तमाम तार और पेड़ जो टूटे हुए हैं, जो अभी तक बिजली विभाग की पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाया है। में भीषण आगरा में भी गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और गर्मी भी अपने पूरे सितम पर है। आपको बताते चले आज से कुछ दिन पूर्व आगरा का जो मौसम था वो काफी अच्छा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जून का महीना आने वाला है, इस समय मई चल रहा है, तो मई में पूरी तरह से इस समय गर्मी अपने तपन पर है। तो वहीं तमाम जो लोग हैं वो गर्मी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग हैं जो तरल पदार्थ, जूस जैसे चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो वहीं जो पशु पक्षी हैं वह भी पेड़ की छांव में बैठकर धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोग लगातार एसी कूलरों का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी पूरे ही अपने दबाव पर है। बाराबंकी में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक अनियंत्रित कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के धरईपुरवा गांव के पास का है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार एक अनियंत्रित कार खड़ी ट्रक में पीछे से जाकर घुसी, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना सतरिक थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह घायल को कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा, जहां पर प्राथमिक उपचार। हापुड़ में बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल की जो है छत का प्लास्टर गिरा है और उसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, थाना कपूरपुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय ढाना है, उसमें बच्चे रोज की तरह पढ़ रहे थे कि अचानक जो काफी जो है छत का काफी हिस्से का प्लास्टर है वो अचानक भरभरा के बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जो है शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही ये रही है कि इस प्लास्टर काफी समय से चटक रहा था और उसी चटके हुए प्लास्टर के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे कि अचानक ये हादसा हुआ। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, वो ऐसी कमरों में बैठकर जो है जो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुके में कल छत्रपति संभाजी महाराज की जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें पत्थर फेंके गए। अगर ऐसे हम मामले महाराष्ट्र में देखें तो रामनवमी के दिन छत्रपति संभाजीनगर में, उसी वक्त जलगांव में, हम परसों की बात करें अकोला में भी ऐसे जलसों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और सब इन मामलों में हम कहीं ना कहीं देखें तो पुलिस की नाकामयाबी सामने आ रही है। हर मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे का समय। टाइगर रिजर्व में जहां सैलानियों के लिए बेहतर सुविधा घूमने के लिए भी हो सकती है, सैलानी आते हैं और यहाँ घूमते हैं टाइगर रिजर्व में, लेकिन वहीं क्षेत्रीय लोगों के लिए समस्या का भी सबब है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उससे लगे हुए जो सटे हुए गांव हैं, उनमें जंगली जो जानवर हैं उनसे आतंक फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो टाइगर भी ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है और हमला किया है। वहीं तेंदुआ भी लगातार वहां क्षेत्रीय लोगों पर, ग्रामीणों में पहुंच जाता है। लोग जो किसान खेत पर काम करते हैं उन पर हमला कर देता है। हालांकि इस तरह से अब तक कई सारे लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग का जो प्रशासन है, जो वन विभाग है, उसकी नींद अभी तक नहीं टूटी है। कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए हैं जिससे जो खेतों पर रखवाली करने जा रहे किसान। वहीं ऐसा मामला जनपद पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर से, जहां किसान जो कि किसान था, देर रात अपने आम के बाग की रखवाली करने जा रहा था। जैसे ही वो शाम को घर से निकला और गांव के बाहर पहुंचा तो दुधिया गांव के पास पहुंचते ही वहां उस पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। जैसे हमला किया वो नीचे गिर गया। हालांकि शोर शराबा करने पर उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और जान बचा करके
तो वहां से भागा। हालांकि शोर शराबा होने पर तेंदुआ तो भाग गया, लेकिन कहीं न कहीं सवाल खड़ा उठता है कि जब लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही, लगातार तेंदुआ हमला कर रहा है, जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं, तो उसके बाद भी वन विभाग की नीति क्यों नहीं टूट रही है? ये देखने वाली बात है और वन विभाग को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, इस तरह की कुछ रोकथाम करना चाहिए जिससे जंगली जानवर जंगल से बाहर ना आ सके। टाइगर रिजर्व धरती का सीना चीर कर किया जा रहा है अवैध खनन, और अवैध खनन में तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका जरूर देखी जा रही है। ताज़ा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के बनपुरा गांव का है, जहां का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं से प्रशासन में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि लगातार खनन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रोक लगाई गई है और किसी भी तरह के खनन माफियाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से खनन हो रहा है और जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन उनकी सहभागिता उसमें देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं से एक सवालों के घेरे में प्रशासन को जरूर खड़ा करती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में प्रशासन आता है और क्या कार्रवाई करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात होगी। खुर्जा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने मोहल्ले के बच्चों को पेपर दिलाने आए एक चालक की कार को गभाना के पास जाकर के उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो माँ बेटी थी उन्होंने तो कूद कर अपनी जैसे तैसे जान बचा ली, लेकिन चालक की उसी कार में जलकर मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें लगने वाली आग इतनी भयानक थी कि वो उसको बचा नहीं पाए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिरोजाबाद पुलिस द्वारा 25-25 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम फुकाहाबाद पुलिस और एसओजी पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी रैगिंग की जा रही थी कई दिनों से, क्योंकि ये बहुत बड़े अपराधी बताए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अपराधी हैं वो इन्होंने एक दिन में 3 खेतों पर लूट करना और कई अपराधी मामलों को संगत में ये लीड थे। उन पर करीबन 15 से 20 मुकदमे दर्ज फिरोजाबाद में है। ये मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं, कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस और पूरे प्रशासन द्वारा कल लगकर रात को इनकी रैगिंग की गई थी। जो मुखबिर की सूचना द्वारा इनको गिरफ्त किया गया था, वहीं ये भागने में कामयाब हुए तो पुलिस द्वारा इनको गोली मारी गई है और उपचार के हेतु इनको फुकाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो पॉजिटिव रोल है वो यहाँ दिखाई दे रहा है और पुलिस ने 25 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें फुकाबाद पुलिस इंस्पेक्टर रविंदर मिश्रा और जो एसओजी प्रभारी आलोक मिश्रा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि जो अपराधी थे ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम